Hi guys, so now we'll be doing the second part of important cases of tort law. This is the second class for tort law important cases. First class हम already कर चुके हैं. So I hope आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा सही हैं और अच्छी ज़िंदगी चल रही है और अच्छी तैयारी चल रही है. और अब हम शुरू करते हैं tort law की second class important cases की. मेरा नाम कृति बना गया, मेरा नाम LLB भोपाल से कर रखा है. मेरी ऑल रैंक थी 39 थी जब मैंने क्लैट का एग्जामिनेशन दिया था 2014 में. फिर मैंने क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दिया था 2019 में, उसमें मेरी रैंक आई थी 425. मैंने GNLE गुजरात से अपना LLM कर रखा है. मैं एक प्लस सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ और मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर कर रखा है. अगर आप से कोई भी लॉ समर कैंप अटेंड करना चाहता है तो 2 डेज एक्स्ट्रा वैकेंसी है इंटर स्कूल लर्निंग एंड फन के लिए. May 27 और 28 को होने वाला है दिल्ली में. तो Day 1 JVST गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 27 दिल्ली को होने वाला है. ये दिल्ली में ये सारे प्रोग्राम्स रहेंगे. तो आप ये अटेंड करना चाहें तो आप ये फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इसको स्कैन कर सकते हैं. और Day 2 अनअकैडमी एक्सपीरियंस रोड दिल्ली में होने वाला है. ये सारी चीज़ें रहेंगी. इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलेंगी, गुडीज़ मिलेंगे. तो अगर आप अटेंड करना चाहें तो आप आके अटेंड कर सकते हैं. ऑल्सो अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है May 27 तक. अगर आप कोई भी अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स लेता है प्लस सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे 6 मंथ्स एंड अब आपका सब्सक्रिप्शन लेने पे. तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे. May 27 तक आपके पास डेट है. अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है क्लासेस वगैरह का. 6 मंथ्स एंड अब का होना चाहिए तभी आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे, वरना ई नोट्स अवेलेबल हैं प्लस सब्सक्रिप्शन को. सिर्फ 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल कराया गया है 5000 रुपीज़ का. अगर आप थोड़ी डेडिकेटेड रिविजन आज चाहते हैं, 3 प्रैक्टिस AIMD चाहते हैं तो आप इसको चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं कृति बी एंड इट विल मीन लॉट टू मी कि आपने मेरा कोड यूज किया एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम भी अवेलेबल है और ये कैसे डिफरेंट है प्लस से. प्लस में आपको मिल जाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस मिल जाती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिल जाते हैं. आइकॉनिक में ये सब तो मिलता ही मिलता है. इसके साथ आपको मिल जाती है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है क्लासेस में. अगर एक बार आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी बैचेस अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं. NLUST रिविजन बैच है क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए May 20 को शुरू हो रहा है. तो आप में से अगर कोई 20 में एनरोल करना चाहे इसमें एनरोल कर सकते हैं. NLU रोड मैप एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए May 20 को शुरू हो रहा है. तो अगर आप में से कोई भी इसमें एनरोल करना चाहे इसमें एनरोल कर सकते हैं. मिशन NLU एक्सीलेंस बैच है क्लैट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए May 25 को शुरू हो रहा है. तो अगर आप में से कोई भी इसमें एनरोल करना चाहे तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. करंट अफेयर्स मैराथन स्पेशल क्लास सीरीज है ताकि आप अपडेटेड रह सके रीसेंट न्यूज़ से. तो May 26 को राघवेंद्र सर की क्लास है. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी आप ये अटेंड करना चाहें तो अटेंड कर सकते हैं. और May 27 को दिव्या सर की क्लास है. स्पेशल क्लास के इन्यूमरेट फीचर्स होते हैं. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होता है, लर्नर्स के लिए रेस हैंड कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे और कहीं से कहीं पे भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो. हेलो जी, हेलो गाइस एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून. आप सबको बहुत क्लास में स्वागत है. हाँ जी गुड आफ्टरनून भाई, आप सबको गुड आफ्टरनून. चलिए अब हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इम्पॉर्टेंट केसेस पार्ट 2. इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है दोस्तों. पार्ट 1 की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है. चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक इंपॉर्टेंट केस है विच इज नोन एज वाइकेरियस लायबिलिटी. वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पे मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट. जो कुछ भी सर्वेंट ने किया है उसके लिए जब मास्टर लायबल होता है तो उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं. इसका मैंने एग्जांपल आपको कई बार क्लासेस में भी बता रखा है, कॉन्सेप्ट भी बता रखा है. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक कंपनी में काम करते हो एज अ ड्राइवर. ठीक है, आपका जो बॉस है उसने आपको बोला कि भाई जाओ एयरपोर्ट से एक इंसान है उसको पिक करके आओ. आप उसको पिक करने गए थे, जब आप वापस आ रहे थे तो आपसे एक्सीडेंट कॉज हो गया. ठीक है, अब उस इंसान ने आपके ऊपर केस किया है तो उस इंसान के पास ये राइट है कि वो आपके बॉस पे भी केस कर सकता है. क्यों? क्योंकि आपका बॉस आपका मास्टर है और मास्टर लायबल होता है. अगर कोई भी सर्वेंट कुछ भी करता है तो मास्टर लायबल होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास्टर के पास ज़्यादा पैसा है, वो कॉम्पेंसेशन देने लायक है और ऑल्सो मास्टर के कहने पे ही सर्वेंट काम कर रहा है तो इसलिए मास्टर पैसा देता है. क्योंकि अगर सर्वेंट उसी के कहने पे काम कर रहा है तो इट इज़ पर्टिनेंट कि उसी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सर्वेंट तो खुद से काम करता ही नहीं अगर उसे बोला नहीं जाता तो. अब इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है लाइलॉर्ड वर्सेस ग्रेट स्मिथ एंड कंपनी. केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए. अब इस केस में क्या हुआ था? एक फर्म है, एक लॉ फर्म है. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये अंदर एक बंदा बैठता है जिसकी वो लॉ फर्म है और बाहर ये उसकी रिसेप्शनिस्ट बैठती है. ठीक है, यहाँ पे सॉरी रिसेप्शनिस्ट नहीं, मैनेजिंग क्लर्क बैठता है. यहाँ पे जो सब कुछ मैनेज करने वाला है वो मैनेजिंग क्लर्क जो है वो बाहर बैठता है. अब क्या होता है कि एक बूढ़े अंकल आंटी आते हैं, ये कुछ उनके बच्चों ने उनके साथ फ्रॉड कर दिया है, कुछ उन्होंने उनके साथ पैसे वैसे ऐंठ लिए, तो वो इस फर्म में आते हैं कि इस फर्म वाले से पूछेंगे कि हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए.
तो जब वो अंदर घुसते हैं तो ये मैनेजिंग क्लर्क बोलता है कि सर तो अभी बिजी हैं, आप एक काम करिए, आप मुझसे ले लीजिए एडवाइस, आप मेरी एडवाइस ले लो, मैं आपको बता दूंगा आपको सही काम क्या करना है, ठीक है। और वो कुछ भी उनको बता देता है और उनका सारा पैसा जो भी बचा कुचा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लेता है और फिर भग लेता है, टाटा बाय बाय टेक केयर नेवर सी यू अगेन, पैसा लेके वो गायब हो गया। अब ये जो अंकल आंटी हैं, ये अंकल आंटी केस करते हैं इस फर्म के ओनर के ऊपर, ये बोल के कि तुम वाइकेरियसली लायबल होगे क्योंकि वो तुम्हारा सर्वेंट था और वो तुम्हारे अंडर काम कर रहा था, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा था, तो इसलिए आप लायबल होगे उसकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ है उसके लिए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला द डिफेंडेंट मतलब वो जो ओनर है लॉ फर्म का, वॉज हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट एज ही एक्टेड इन द कोर्स ऑफ हिज अपैरेंट अथॉरिटी इवन दो solely it was for his benefit and without the knowledge of the defendant। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस, सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है सॉरी, मतलब बाहर का केस है, तो कोर्ट ने बेसिकली इस केस में ये बोला कि वो जो ओनर है उस लॉ फर्म का वो लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी के अंडर इस आदमी ने काम किया था और इवन दो इसको पता नहीं था पर वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो उसी का सर्वेंट था, तो वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगाते हुए द मास्टर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। अब आप बोलेंगे भाई मैम उसको तो पता नहीं था, ऐसे कितना बुरा हो गया उसके साथ, आई गेट इट, बुरा हो गया, बट लॉ का प्रिंसिपल जो कहता है, लॉ इज अबव एवरीथिंग, लॉ का प्रिंसिपल कहता है कि मास्टर लायबल होगा, उसे पता है या नहीं पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने सर्वेंट ने कोई भी चीज़ कमिट कर दी है, कोई भी टॉट कमिट किया है, तो मास्टर लायबल होगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि उसके डायरेक्शन पे होना चाहिए, मतलब मास्टर का काम करते हुए होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो फर्म को ही रिप्रेजेंट करते हुए काम कर रहा था, तो इसलिए ओनर विल बी लायबल, जो लॉ फर्म का ओनर है वो लायबल होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट केस। कमिंग टू वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है, ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट क्या बोलता है? वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट माने कि आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी अगर वो कोई भी सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट के केस में वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी, स्टेट लायबल नहीं होगी। सॉवरेन फंक्शन कौन से होते हैं? दो तरीके के गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, एक होता है सॉवरेन फंक्शंस और एक होते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस कौन से वाले होते हैं? सॉवरेन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही निभा सकती है, जैसे कि पुलिस का काम करना, जैसे कि जेल मेंटेन करना, ऐसे कोई भी काम जहाँ पे सिर्फ स्टेट का ही रोल है, कोई भी लेमैन उसको नहीं कर सकता, कोई भी प्राइवेट पर्सन उस काम को नहीं कर सकता है, तो ऐसे काम को सॉवरेन फंक्शंस बोला जाता है। और ऐसे काम जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है और स्टेट भी परफॉर्म करती है उसे नॉन सॉवरेन फंक्शन बोला जाता है, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि और कोई भी जहाँ पे पब्लिक रोल प्ले करती है, मतलब जहाँ पे प्राइवेट लोग भी अपना काम कर सकते हैं, मतलब उस स्फीयर में जा सकते हैं, उन्हें नॉन सॉवरेन फंक्शन बोला जाता है। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो स्टेट लायबल नहीं होगी, क्योंकि भाई स्टेट की ड्यूटी है कि सिर्फ वो ही सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, तो वो एक लौती ही है, उसको भी लायबल कर दोगे तो वो काम भी छोड़ देगी। तो जैसे पुलिस का काम है, पुलिस का काम कोई प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट कर सकती है, तो पुलिस अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ करेगी तो स्टेट लायबल नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ये प्रिंसिपल है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या बोला गया था? Whether the state is vicariously liable for the act of the head constable who fled away with gold belonging to the plaintiff that was kept in the police custody on suspect of being stolen property। अब यहाँ पे क्या होता है, एक आदमी है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा गोल्ड था, वो गोल्ड को पुलिस जब्त कर लेती है और पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रख देती है। अब एक कांस्टेबल था, इतना गोल्ड देख के उसका जी मचल गया दोस्तों, जी मचल गया, तो उसने वो गोल्ड प्रॉपर्टी उठाई और वो लेके भाग गया। अब जिसका वो गोल्ड था उसने केस किया स्टेट के ऊपर कि मुझे स्टेट
देगी कॉम्पेंसेशन, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो था वो स्टेट का बंदा है, स्टेट के अंडर काम कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट लायबल होनी चाहिए एज द मास्टर एंड दैट पर्सन विल बी द सर्वेंट। तो सारे पुलिस ऑफिशियल स्टेट के सर्वेंट होते हैं, है ना, मास्टर होता है स्टेट और सर्वेंट हो गए पुलिस ऑफिशियल्स। और ड्यूरिंग द ड्यूटी किया है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसने ऐसा चुराया है, तो यहाँ पे स्टेट लायबल होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, वाइकेरियस लायबिलिटी अगर सीधी सीधी लग जाती तो स्टेट लायबल होती, पर हम यहाँ पे सीधी सीधी वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व है। तो स्टेट इन्वॉल्व होती है तो हम फंक्शंस को बांट लेंगे बिटवीन सॉवरेन फंक्शंस एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। अगर नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं तो स्टेट लायबल की जा सकती है, पर अगर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करते करते किसी ने टॉर्ट कमिट कर दिया, किसी पब्लिक सर्वेंट ने टॉर्ट कमिट कर दिया सॉवरेन फंक्शंस करते करते, तो फिर स्टेट लायबल नहीं होगी। और पुलिस कैसा काम है, पुलिस सॉवरेन फंक्शंस का काम है, तो इसलिए स्टेट विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो इस केस में स्टेट ऑफ यूपी को लायबल नहीं किया गया था, उस बंदे का पैसा गायब हो गया तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड गाइस? आई होप आप लोगों को समझ आ गया मैं आपको क्या समझा रही हूँ दोस्तों। चलिए, नाउ कमिंग टू डिफेंसेस। जो आपके डिफेंसेस होते हैं टॉर्ट लॉ में, उसके अलग अलग जो केस लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंस जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस दैट कुड नॉट हैव बीन अवॉइडेड। अगर उसकी वजह से टॉर्ट कमिट हो जाता है, बीन अवॉइडेड, अगर उसकी वजह से टॉर्ट कमिट हो जाता है तो फिर डिफेंडेंट लायबल नहीं होता। डिफेंडेंट इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस ले सकता है ऐसे केसेस में। इसका केस है होम्स वर्सेस मैथर। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट क्या लायबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था कि एक हॉर्स है, ये एक हॉर्स है दोस्तों, ये एक हॉर्स है, ठीक है। ये हॉर्स जो है बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत आवाज़ें होने लगती है, तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और ये घबरा जाता है और अनमैनेजेबल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डॉग्स बार्क कर रहे होते हैं। तो डॉग बार्किंग की वजह से जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है और बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आदमी था जो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसको खड़े करने की भी कोशिश करता है, उसको बांधने की कोशिश करता है, पर उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसको भी उठा के फेंक देता है, और साथ में कोई और आदमी खड़ा हुआ था उसको भी उठा के फेंक देता है। तो जो जिसको फेंक दिया है हॉर्स ने उठा के, उसने केस किया है उस बंदे के अगेंस्ट जिसका हॉर्स है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। ये जो डॉग्स हैं ये बार्क कर रहे थे, ये कोई रोक नहीं सकता ये, और उसके लिए कोई लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने खुद से कोई गलती करी हो। दीज वर अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस की वो जो हॉर्स है इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा कि वो रुक नहीं पाएगा और किसी ना किसी को चोट पहुंचा देगा। सो इनएविटेबल एक्सीडेंट में द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड एज नॉट लायबल बिकॉज दिस वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट where the horse was startled by the barking of the dog. ठीक है, the rest of the cases we'll be doing in the next class guys. Thank you so much and I shall see you in the next class. चलिए, अब हम मिलते हैं दोबारा से बाद में। थैंक यू सो मच गाइस। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगर आपसे कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।